अच्छा चलो, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बाद नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस एस्केप वेलोसिटी। ओके, एस्केप वेलोसिटी ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये भी देखना, तुम बुक में ऐसे ऐसे गिवन होगा कि क्या दिया हुआ है, लेकिन हम इतना इजीली समझेंगे कि तुम्हें याद रह जाएगा। मतलब याद ऐसे ही रह जाएगा, याद करने में बहुत ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी। हो सके उतना सिंपल करने की हम ट्राई कर रहे हैं। पहले तो वर्ड ही समझते हैं, क्या बोल रहे हैं। जैसे पोटेंशियल एनर्जी का समझा, एस्केप वेलोसिटी। वेलोसिटी तो हमें पता है। एस्केप मतलब क्या, भाग जाना। यस, कीबोर्ड में होता है ना एस्केप, जो कर रहे हो एस्केप, भाग गए भाई, नहीं पता आगे क्या करना है। देन विंडो क्लोज। ओके, तो एस्केप मतलब निकल जाना, भाग जाना, छोड़ देना। ओके, तो एस्केप वेलोसिटी क्या बता रही है? ऐसी वेलोसिटी कि वो भाग गए, छोड़ गए, अब वापस आएंगे नहीं। ओके, तो क्या है ये? सपोज हमारा अर्थ है, उसकी रेडियस है r। डन। अब उसका मास m है, m मास है। कोई भी ऑब्जेक्ट, उसका मतलब अर्थ का नहीं, अर्थ का मास मान लो कैपिटल M। कोई ऑब्जेक्ट है, उसका मास है स्मॉल m। अब कोई भी ऑब्जेक्ट को हम अर्थ पर से ऐसे, तुम ऐसे पत्थर मार रहे हो, स्टोन मार रहे हो। ओके, तो हमारी एनर्जी यूज हुई, मसल एनर्जी यूज हुई। वो मसल एनर्जी कन्वर्ट किस में हो गई? किसकी? पत्थर की पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट, काइनेटिक एनर्जी में। हम मार रहे हैं ना, अगर पत्थर को उठा के हमने पर्वत पर रख दिया तो पोटेंशियल एनर्जी में, और पत्थर को हाथ में लेके हमने पर्वत के ऊपर रखा, लेकिन कैसे फेंक दिया, तो हमारी मसल एनर्जी। रखा नहीं, फेंका। रखना और फेंकना में होता है ना ऐसे ऐसे रखते हैं, ले रे, ऐसे फेंकते हैं। ओके, दोनों में डिफरेंस है। तो रखा तो पोटेंशियल एनर्जी और फेंका तो काइनेटिक एनर्जी। ये कहां से आई एनर्जी? हमारी मसल एनर्जी कन्वर्ट हो गई। अच्छा, तो अगर हम पत्थर भी फेंक रहे हैं, वो थोड़े ऊपर जा रहा है और फिर नीचे आ जा रहा है। ओके, वो नीचे क्यों आता है? नीचे ग्रेविटेशन की वजह से। ओके, अगर ग्रेविटेशन नहीं होता तो नीचे आता नहीं। तो फिर ऐसा तो बहुत कुछ है, जैसे कि रॉकेट भी हम छोड़ते हैं तो वो तो कभी नीचे नहीं आता। क्यों? क्योंकि हम इतना फोर्स लग, सर उसमें तो हम जलाते रहते हैं ऐसे नीचे, ऐसे किसी के पीछे ऐसे आग लगा दी हो तो कैसे भागेगा। ओके, तो रॉकेट के पीछे, रॉकेट ऐसे एक जोक आया था, तो तुम्हें पता है रॉकेट इतना ऊपर क्यों जाता है? तो बोल रहे नहीं, तो बोले कभी तुम्हारे पिछवाड़े में आग नहीं लगी ना, इसलिए तो उसके लिए पिछवाड़े में आग लगना जरूरी है। मतलब ये कब लगती है? एग्जाम के अगले दिन, तो तुम बहुत ज्यादा भागते हो क्यों? क्योंकि हमें पता है कि भाई बहुत दूर जाना है, बहुत पढ़ाई करनी है, लेकिन अभी टाइम कम है, तो हम ज्यादा फोर्स से भागेंगे। फिर उस दिन खाना पीना, सोना, नहाना धोना सब छोड़ दोगे। ओके, चलो, तो कहने का मीनिंग क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट को हम अगर फेंकेंगे तो वो ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से वापस आ जाएगा। तो कई बार तो ऐसा होता है कि ऑब्जेक्ट को हम जाने दे रहे हैं तो वो चला गया, जैसे रॉकेट, मिसाइल, वो तो चली गई, वो तो वापस नहीं आ रही। क्या उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लग रहा है, लेकिन हमने क्या किया, ग्रेविटेशनल फोर्स जितना लग रहा है ना, उससे भी ज्यादा फोर्स दे दिया उसको। तो दो लोग खींच रहे हैं, तो जो ज्यादा फोर्स से खींचेगा उस साइड चला जाएगा। तो अगर जो ज्यादा फोर्स से खींचेगा तो हमने उसको इतना ज्यादा ऑपोजिट फोर्स दे दिया, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहा है और हमने ऊपर की डायरेक्शन में इतना ज्यादा फोर्स दिया कि वो गया। डन। तो हमने फोर्स दिया तो वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा तो मोशन में आएगा, मोशन में वो आएगा तो उसकी एक पर्टिकुलर वेलोसिटी होगी। हमें वो चीज फाइंड करनी है यहाँ पर कि कौन सी वेलोसिटी से तुम ऐसे पत्थर फेंको और वो वापस आए ही ना। हाँ, नहीं आए वापस। पत्थर को ऐसे फेंका तुमने और वो पत्थर वापस आए ही ना, वो कौन सी वेलोसिटी होगी कि पत्थर गया, बस गया तो गया, अब नहीं, वापस ही नहीं आएगा। तो ऐसी कोई वेलोसिटी है? हाँ है। जैसे रॉकेट को जोर से फोर्स देंगे तो ज्यादा फोर्स लगेगा, तो ज्यादा वेलोसिटी मिल जाएगी उसको, इतनी ज्यादा वेलोसिटी मिल जाएगी कि ग्रेविटेशन फोर्स को भी वो ओवरकम कर जाएगा। तो हम भी अगर इतनी वेलोसिटी हम दे दे कि वो छोड़ के चला जाए ग्रेविटेशनल फील्ड, जो भी ग्रेविटी, यहाँ तो हम अर्थ की बात कर रहे हैं तो अर्थ की बात करते हैं, फिर बाद में दूसरे की बात करेंगे। तो अगर अर्थ है तो अर्थ पर से हम ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा रहे हैं, उससे कि वो वेलोसिटी में आ रहा है। कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था, वो मोशन में आ रहा है, वो वेलोसिटी आ रही है, उसकी बढ़ रही है वेलोसिटी। तो कौन सी वेलोसिटी उसकी होनी चाहिए सो दैट ऑब्जेक्ट अर्थ के एटमॉस्फेयर को छोड़ के बाहर चला जाए। एटमॉस्फेयर इन द सेंस
उसके ऊपर उसके बाद ग्रेविटेशनल फोर्स लगे ना, मतलब वो ऑब्जेक्ट कभी भी वापस आए ना। तो मिनिमम कितनी वेलोसिटी, मैक्सिमम तो दे ही सकते हैं बहुत ज्यादा, लेकिन मिनिमम वेलोसिटी कौन सी दे सकते हैं, वो मिनिमम वेलोसिटी टू एस्केप द अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स, उसी को बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। डन। एस्केप वेलोसिटी क्या है, वही मिनिमम वेलोसिटी है। वो देखो एस्केप वेलोसिटी वहीं से डेफिनेशन बन जाएगी, ये दो वर्ड से ही डेफिनेशन बन जाएगी। दिस इज एस्केप वेलोसिटी इज द वेलोसिटी, मिनिमम वेलोसिटी बट कौन सी वेलोसिटी, मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू एस्केप। कहां से एस्केप करना है तुम्हें, टू एस्केप ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ। अगर अर्थ की बात कर रहे हो तो अर्थ। डन। ओके, इसी को बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। अच्छा, ये तो हमने समझा कि एस्केप वेलोसिटी कहते किसे हैं। तो अगर हमारा से ऑब्जेक्ट है m और वो v, अभी एस्केप वेलोसिटी है तो उसको हमने डिनोट कर दिया किससे, v e से। ओके, तो हमें समझ में आ जाए कि भाई हम एस्केप वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, हम कोई छोटी मोटी या इधर उधर की वेलोसिटी की बात नहीं कर रहे। अच्छा ठीक है, तो देखो लिखा हुआ ही है, इट इज द मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड। मिनिमम इज वर्ड शुड बी देयर। क्यों, अगर मिनिमम से ज्यादा होगा तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर मान लो मिनिमम वेलोसिटी तुम बोलोगे सर 1000 मीटर पर सेकंड की स्पीड से अगर तुम फेंकोगे तो वो ऑब्जेक्ट आएगा नहीं। ये हमने मान लिया कि 1000 मीटर पर सेकंड मिनिमम वेलोसिटी होनी चाहिए, तो वो कभी भी आएगा नहीं, वो बाहर डायरेक्ट। ओके, तो 1000 मीटर पर सेकंड होनी चाहिए। अगर 1000 मीटर पर सेकंड से 999 हुआ ना, तो भी वो थोड़े तो ऊपर तक जाएगा और फिर वापस नीचे आ जाएगा। ओके, और अगर 1000 की जगह 10,000 रख दी तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो वो चला ही जाएगा। लेकिन 1000 से कम होनी चाहिए नहीं, 1000 से ज्यादा होगी तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। डन। समझ में आ गया पक्का। अगर सोचो उसको एनर्जी के रिस्पेक्ट में सोचो, मतलब मैं जितनी एनर्जी दे रहा हूं, कोई एनर्जी है, ग्रेविटेशनल एनर्जी उसको खींच रही है, तो मुझे उसको क्या करना है, वो ग्रेविटेशनल एनर्जी को ओवरकम करना है। मुझे ग्रेविटेशनल एनर्जी को ओवरकम करना है ना। देखो यहां पर पहले मैं ये पढ़ लेता हूं, फिर मैं तुम्हें फिर से समझाता हूं। इट इज द मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड बाय अ बॉडी टू बी प्रोजेक्टेड मतलब उसको देना, टू ओवरकम द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ। कि ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ को ओवरकम करने के लिए उसके पास जो वेलोसिटी होनी चाहिए, ओके, उसी को बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। डन। अब समझो एनर्जी के रिस्पेक्ट में समझो। ओके, एनर्जी के रिस्पेक्ट में अगर हम समझे कि ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स किसका, अर्थ का, तो अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड है और अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो वो सारी बॉडी के ऊपर, सारे मास के ऊपर, हमारे ऊपर भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है। तो वो जितने ग्रेविटेशनल फोर्स से अगर कोई खींच रहा है, उसके जितना एग्जैक्ट एनर्जी, मतलब ऐसा समझो कोई 10 जूल एनर्जी से नीचे खींच रहा है। एकदम सिंपल वे में समझाता हूं, एक 10 जूल एनर्जी से कोई तुम्हें नीचे खींच रहा है, और अगर तुम उसी ऑब्जेक्ट को 10 जूल एनर्जी से ऊपर खींचोगे तो वो ऑब्जेक्ट कहां जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि 10 जूल से नीचे खींच रहे हो, 10 जूल से ऊपर खींच रहे हो, तो बैलेंस रहेगा वो तो। डन। अगर 10 जूल से ऊपर नीचे कोई खींच रहा है, लेकिन तुम ऊपर खींच रहे हो 9 जूल से, तो वो कहां जाएगा, नीचे जाएगा, क्योंकि नीचे खींचने वाला फोर्स टग ऑफ वॉर जैसे। ओके, तो वो ज्यादा है इसलिए। और अगर 10 जूल से कोई नीचे खींच रहा है और अगर मैं उसको 20 जूल एनर्जी से ऊपर खींचूं तो कहां जाएगा, ऊपर। डन। ओके, अगर 20 जूल एनर्जी से मैं उसको खींच रहा हूं और अगर वो ऊपर जा रहा है, तो 20 में से 10 जूल तो वो जो नीचे खींच रहा था उसको ओवरकम करने में लग गई। ऑब्वियस है, 20 जूल ऊपर मैंने फोर्स लगाया, उसमें से 10 तो वो जो नीचे खींच रहा था उसको ओवरकम करने में चली गई, तो एडिशनल तो मेरे पास कितनी है, 10 जूल। ये एडिशनल जो 10 जूल है ना, वही उसकी काइनेटिक एनर्जी बनेगी और वो ही काइनेटिक एनर्जी से वो आगे बढ़ेगा। डन। लेकिन अगर मैंने कोई एडिशनल दी ही नहीं, तो 10 जूल नीचे है और मैंने उसको दी कितनी, 10 जूल, तो वो एक लेवल पे, एक पॉइंट पे, एक लोकेशन पे आ जाएगा जहां से वो ना ऊपर जाएगा और ना ही नीचे जाएगा, कहीं पर भी नहीं जाएगा, नीचे भी नहीं जाएगा। अब अर्थ उसको नहीं खींचेगी। क्यों, क्योंकि अर्थ जो फोर्स से नीचे खींच रही थी उतना ही फोर्स हमने ऊपर की तरफ लगा लिया है, तो अब वो ना नीचे आएगा ना ऊपर जाएगा।
समझ में आ गया? तो अगर हमें छोड़ देना है, अर्थ को छोड़ देना है, तो एक्चुअल में उसके जितना भी नहीं, उससे थोड़ा ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि उसके जितना लगाया तो 10 जूल और 10 जूल तो ऑब्जेक्ट कहीं जाएगा ही नहीं। तो हमें 10.1 भी लगाना पड़ेगा। तो 10.1 में से 10 तो उसको ओवरकम करने में चला गया, और 0.1 जूल जितनी काइनेटिक एनर्जी से वो अब आगे बढ़ेगा ऊपर की डायरेक्शन। समझ में आया? पक्का? पक्का समझ में आ गया ना? ओके। तो जैसे कि हमारी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो वो तो अभी हमने देख लिया, G कैपिटल M G M1 M2 अपॉन R। तो माइनस जी एम कितना है, ये हमारे अर्थ का मास, स्मॉल m कितना है, ये हमारा छोटा मास ऑब्जेक्ट जिसको हम ऊपर भेजने की ट्राई कर रहे हैं, एस्केप करने की ट्राई कर रहे हैं, और r उन दोनों के बीच का डिस्टेंस अभी के लिए क्या है, रेडियस ऑफ द अर्थ। डन? ओके, बस। तो अब देखो, ये हमारा है पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ओके, अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव, लेकिन अभी मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड को कंसीडर कर रहा हूं। नेगेटिव डायरेक्शन तो मैंने डिस्कस किया, अभी हमने डिस्कस किया। नेगेटिव डायरेक्शन, नेगेटिव साइन क्यों है? इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द अट्रैक्शन फोर्स है, इसीलिए। रिपल्सिव फोर्स होता तो पॉजिटिव होता, लेकिन हमें पता है ग्रेविटेशनल फोर्स कभी रिपल्सिव होगा नहीं, अट्रैक्टिव ही होगा। तो वो तो बताता है, डायरेक्शन शो कर रहा है लाइक दैट, कि अट्रैक्शन डायरेक्शन है, अट्रैक्शन वाली डायरेक्शन है। लेकिन मैग्नीट्यूड तो वही है, GMM/R। तो वो मैग्नीट्यूड ले लिया एनर्जी का। अब ये एनर्जी किसकी है भाई? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किसकी होगी? जो ऑब्जेक्ट है उसकी। इसमें जो बड़ा होगा, ये मास है, उसकी तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो, तो उतनी एनर्जी है। और अगर तुम उसको एनर्जी दे रहे हो, कितनी एनर्जी दे रहे हो? हाफ mv², मतलब तुम उसको भगाने वाले। एक साइड पोटेंशियल एनर्जी और दूसरी साइड काइनेटिक एनर्जी। सिंपल है। कोई भी ऑब्जेक्ट, अगर ऐसा समझो, कोई ऑब्जेक्ट एक हाइट पर रखा हुआ है, ये ऐसे न्यूमेरिकल हमने बहुत किए। एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ, तो यहाँ पर रखा हुआ है, उसकी कोई पोटेंशियल एनर्जी होगी, क्योंकि वो अर्थ की सरफेस से ऊपर। और जैसे ही मैंने इसको छोड़ दिया, तो इसकी सपोज 10 जूल पोटेंशियल एनर्जी थी, वो क्या होगी? धीरे 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 पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? कम होती जाएगी। तो कहाँ चली गई है? उसकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो एक पॉइंट हमने देखा था, आधे पॉइंट पे तो पोटेंशियल एनर्जी भी आधी हो गई और काइनेटिक एनर्जी भी उसके जितनी ही हो गई थी। ऐसे न्यूमेरिकल किया है ना हमने। तो पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो गई किसमें? काइनेटिक एनर्जी में। अंडरस्टूड? तो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी है, उसका ही काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्जन करना है, सेम उसको ही ओवरकम करना है। तो मैंने काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगा लिया, हाफ mv²। और ये v कौन सा है? एस्केप वेलोसिटी, क्योंकि हमने एग्जैक्ट लगाया ना, हमें तो बाहर निकलना है इसलिए। तो ये m तो कैंसल, बस। तो दैट इज ve इज इक्वल टू, यहाँ स्क्वायर है तो ये स्क्वायर रूट हो जाएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2gm डिवाइडेड बाय r। तो एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 2gm/r, वेयर g ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है हमारा, m मास ऑफ द अर्थ, r रेडियस ऑफ द अर्थ। डन? समझ में आया? पक्का? ओके। तो ये था हमारा एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला। सिंपली हमने क्या किया? पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी लगा दिया। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी लगा दिया। हमें पता है कोई भी पॉइंट पर टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड रहती है, याद हो तो। मैकेनिकल एनर्जी क्या था? सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। ओके, तो हमने क्या कर दिया, क्योंकि ऑब्जेक्ट के पास पोटेंशियल एनर्जी तो है, लेकिन वो तो रेस्ट पे था, तो अगर उसको मूव करवाना है तो उसकी सारी की सारी एनर्जी कहाँ चली जानी चाहिए? काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जानी चाहिए। तो हमने सिर्फ कंपेयर किया और हमें फॉर्मूला मिल गया। अब ये फॉर्मूला भी मिल सकता है कैसे? अगर हमें पता है कि मास डेंसिटी याद है ना? ओके, मास बाय वॉल्यूम जो होता है वो क्या होता है हमारा? डेंसिटी। डन? तो मास इज इक्वल्स टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी लिख सकते हैं। मास इज इक्वल्स टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, ये लिख सकते हैं। तो मास की जगह में अर्थ का मास है ना, उसकी जगह में अर्थ का ये फॉर्मूला लिख रहा हूं। तो अर्थ की डेंसिटी रो, अर्थ की डेंसिटी रो, और अर्थ का वॉल्यूम, तो अर्थ को अगर हम स्फीयर कंसीडर करें तो 4/3 πr³। ये डिट्टो फॉर्मूला यहाँ जो मास है उसकी जगह लिख दिया, तो ये रहा देखो, रो 4/3 πr³। तो ये 2 है, ये 4 है, तो 8 हो गया, ये नीचे 3 आ गया, बाकी जो है डिट्टो लिख दो। ये दूसरा फॉर्मूला बन गया हमारा एस्केप वेलोसिटी का।
तो ये फॉर्मूला कब यूज करना है? जब तुम्हें मास गिवन होगा तब, और ये फॉर्मूला कब यूज करना है? जब तुम्हें रो गिवन होगा तब। डन, सिंपल है। ओके, सो दो एस्केप वेलोसिटी के फॉर्मूलाज हमें मिले। नाउ ये चीज भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या? एस्केप वेलोसिटी फॉर द अर्थ। ओके, क्या है? एस्केप वेलोसिटी फॉर द अर्थ, कि अर्थ के ऊपर से किसी को बाहर निकाले। देखो पहली बात, यहां से एक बात और बतानी थी, वो याद आ गई। क्या? कि सारे प्लेनेट की एस्केप वेलोसिटी डिफरेंट डिफरेंट होगी। क्यों? सबका ग्रेविटेशनल फोर्स भी अलग अलग ही तो है, तो सबकी एस्केप वेलोसिटी भी डिफरेंट डिफरेंट होगी। अच्छा, तो सारे प्लेनेट की अलग होगी, तो अर्थ की एस्केप वेलोसिटी कितनी होगी? तो क्या करेंगे भाई, इसकी ये m की जगह अर्थ का मास डालेंगे, r की जगह अर्थ का रेडियस डालेंगे, तो अर्थ की एस्केप वेलोसिटी मिल जाएगी। सिंपल है। तो यहाँ m की जगह अर्थ का मास, r की जगह अर्थ का रेडियस, वो पुट करेंगे तो हमें एस्केप वेलोसिटी मिल जाएगी, और वो आ रही है 11.2 किलोमीटर पर आवर, नहीं सेकेंड। ओके, तो जनरली हमारा यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड और किलोमीटर पर आवर, लेकिन ये यूनिट क्या है? किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब एक सेकेंड में अगर तुमने कुछ फेंका, तुमने कोई चीज फेंकी और वो एक सेकेंड में 11.2 किलोमीटर से ज्यादा जा रही है दूर, दैट मीन्स वो अर्थ को छोड़ने वाली है। समझ गए? ओके, अगर कोई 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से भी ज्यादा स्पीड पर ट्रैवल कर रहा है, मतलब क्या? कि अगर उसने यही स्पीड बनाए रखी तो वो अर्थ को छोड़ देगा, एस्केप कर जाएगा अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को। डन? पक्का समझ में आ गया? ओके, तो ये याद रखना, ये पूछा जाता है कि अर्थ की एस्केप स्पीड कितनी है, 11.2 यूनिट के साथ किलोमीटर पर सेकंड। एक और चीज जो ध्यान में रखने वाली बात है, जो मैंने तुम्हें बताई, सारे प्लैनेट्स के लिए एस्केप वेलोसिटी अलग होती है। और भी कुछ था इसमें। हाँ, एक क्वेश्चन ऐसा पूछ लेते हैं कि व्हाई देयर इज नॉट एटमॉस्फेयर ऑन द मून। मून पे एटमॉस्फेयर क्यों नहीं है? भाई हमें क्या मालूम, यहाँ क्या मून घुसेड़ दिया ऐसे। ओके, हम क्या सोचे कि यहाँ कहाँ, ये टॉपिक में कहाँ मून आ गया। तो एक्चुअली यही टॉपिक के बेस पे ये क्वेश्चन है कि मून पे एटमॉस्फेयर क्यों नहीं है और अर्थ पे एटमॉस्फेयर क्यों है। तो अर्थ पर एटमॉस्फेयर क्यों है वो तो तुम्हें एक ही समझोगे तो दूसरा ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। मून पर एटमॉस्फेयर इसलिए नहीं है क्योंकि एटमॉस्फेयर कहाँ किससे बनता है? गैसेस से बनता है। ओके, तो एटमॉस्फेयर गैसेस से बनता है, और गैसेस तो गैसियस फेज में है तो गैसेस गैसियस फेज में है, मतलब उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होगी या बहुत कम होगी? सॉलिड, लिक्विड, गैस में सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी किसकी होती है? गैसेस की होती है, क्योंकि उनके बीच में बहुत ज्यादा जगह भी है। वाइब्रेट तो सभी कर रहे हैं, सॉलिड भी, लिक्विड भी, सारे पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहे हैं, सॉलिड के भी, लिक्विड के भी और गैस के भी। लेकिन काइनेटिक एनर्जी किसकी ज्यादा होगी? गैसेस की, बिकॉज बिटवीन देम देयर इज टू मच ऑफ स्पेस। ओके, तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है पार्टिकल्स की। कौन से पार्टिकल? अरे जो गैसेस है उसके पार्टिकल्स। तो जितने भी गैसेस हैं उनके जो पार्टिकल्स है, मतलब एटॉम्स है, ओके, उन सब पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी जो है, मतलब काइनेटिक एनर्जी इन द सेंस क्या? हाफ mv²। तो मास को हटाओ, हाफ को हटाओ, v तो पता है ना तुम्हें, तो उसकी जो ये सारे एटमॉस्फेयर जो पार्टिकल्स एटमॉस्फेयर बनाते हैं वो पार्टिकल्स की वेलोसिटी 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से कम है। क्या है? कम। अर्थ के लिए वो पार्टिकल्स की वेलोसिटी, जो हमारा अर्थ का एटमॉस्फेयर है जो गैसेस से बना हुआ है, वो सारे गैसेस के पार्टिकल्स की स्पीड और से वेलोसिटी 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से कम है। अगर इससे ज्यादा होती, एटमॉस्फेयर अर्थ में भी नहीं होता, चला जाता, और हम कहाँ है एटमॉस्फेयर के बगैर, हम क्या करते? डन? क्योंकि एटमॉस्फेयर नहीं होता तो ऑक्सीजन भी नहीं होता, वो भी भाग जाता, ऑक्सीजन भी भाग जाता। ओके, तो अब ये समझ लिया, तो फिर मून का भी ऐसे ही समझ में आ गया कि अगर यहां पर हम रख दे मून का मास और यहां पर हम रख दे मून का रेडियस, तो हमें मिल जाएगी मून की एस्केप वेलोसिटी। तो वहां पर जो भी गैसेस पहले थे, मान लो पहले स्टार्टिंग केस में वहां पर गैसेस थे, वो जो गैसेस थे उनकी वेलोसिटी, वो गैसेस के पार्टिकल्स की वेलोसिटी मून की एस्केप वेलोसिटी से भी ज्यादा थी।
तो एस्केप वेलोसिटी से ज्यादा हो तो भाग ही जाएंगे ना। आज की डेट में भी यहां से हम गैस सिलेंडर में गैस भर के गए, मून पर गए और वहां जाके ऐसे नोजल खोल दिया हमने, गैस का नोजल, ओके, तो उनकी वो गैस के प्रेशर, हाई प्रेशराइज्ड गैस फिलअप करके गए सिलेंडर में और वहां जाके खोल, इवन कोको कोला लेके गए और बहुत ज्यादा फिज बनाई और फिर ऐसे खोला, तो अगर वो पार्टिकल्स की वेलोसिटी अगर मून की एस्केप वेलोसिटी से ज्यादा होगी तो करके कभी दिखेगी ही नहीं, वो गया, वो गैस निकलेगा सिलेंडर में से और डायरेक्टली भाग जाएगा, मून को छोड़ के चला जाएगा। क्यों? क्योंकि वो जो गैसेस है वो पार्टिकल की वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी से ज्यादा हो गई है, इसीलिए। तो व्हाई मून डोंट हैव द एटमॉस्फेयर? बिकॉज द पार्टिकल्स ऑफ गैसेस, द पार्टिकल्स ऑफ गैसेस हैव, और से हैव नहीं, हैड तो हो गया ना, खत्म हो गया सब, हैड मोर वेलोसिटी देन द एस्केप वेलोसिटी ऑफ द मून, ओके, दैट्स व्हाई देयर इज नो एटमॉस्फेयर ऑन द मून। और अर्थ पे क्यों है? बिकॉज द पार्टिकल्स विच मेक द अर्थ एटमॉस्फेयर डोंट हैव द वेलोसिटी ग्रेटर देन 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अगर अर्थ में भी कोई ऐसा गैस का पार्टिकल है जिसकी स्पीड वेलोसिटी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड से ज्यादा हो जाए, वो भी भाग जाएगा। कोई गैस अगर अर्थ की सरफेस, यहां पर तुमने गैस छोड़ दिया और गैस प्रेशराइज है, कंटिन्यूअसली से भागते ही जा रहा है, तो उसकी स्पीड अगर इससे ज्यादा हो गई, एक सेकेंड में 11.2 किलोमीटर से ज्यादा, वो अर्थ को छोड़ के चला जाए। जैसे कि हम रॉकेट में करते हैं, तो रॉकेट में हम इतना ज्यादा फोर्स दे देते हैं कि वो एक सेकंड में 11.2 किलोमीटर से भी ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करे। इतना तो करना ही पड़ेगा मिनिमम। तो इससे ज्यादा करेगा तो हमारा रॉकेट बाहर चला जाएगा, और इससे ज्यादा नहीं करेगा तो इधर उधर घूम के गिर जाएगा फिर से। अंडरस्टूड? पक्का? ओके। तो एक मुझे जो बात बतानी थी, ये तो हमने सब डिस्कस कर लिया, एक बात बतानी थी, सारे प्लेनेट की एस्केप वेलोसिटी डिफरेंट होती है। दूसरा क्वेश्चन जो पूछ लेते हैं कि भाई मून पे एटमॉस्फेयर नहीं है, वो भी हमने डिस्कस कर लिया। तीसरा एक क्वेश्चन ये भी पूछ लेते हैं, क्या पूछ लेते हैं, हाँ, कि एंगल, किसी ने ऑब्जेक्ट फेंका 45 एंगल पे, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, यहां से मैं फेंक रहा हूं 45 एंगल पे, और एक फेंक रहा हूं ऐसे सीधा 90 डिग्री पे, एक फेंक रहा हूं कोई पर्टिकुलर एंगल पे, तो कौन सा पहले, और सबको फेंक रहा हूं मैं 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड वेलोसिटी से ज्यादा स्पीड पर, सबको, एक को 90 डिग्री पर फेंक रहा हूं, एक को 45 पे फेंक रहा हूं, एक को 30 पे फेंक रहा हूं, एंगल सबके अलग अलग, मतलब देखो ये 90 हुआ, हमारे हॉरिजॉन्टल के रिस्पेक्ट में ये 90 डिग्री हो गया, तो मैं ऐसे फेंक रहा हूं, ऐसे, समझ में आया? फिर एक को ऐसे फेंक रहा हूं, ऐसे, हॉरिजॉन्टल के रिस्पेक्ट में 45 डिग्री पे, हॉरिजॉन्टल के रिस्पेक्ट में ऐसे करके फेंक रहा हूं, तो वो ऑब्जेक्ट ऐसे जाएगा सीधा सीधा, ओके, डन। तो ऐसे एंगल पे फेंके, सबको मैं फेंक कौन सी वेलोसिटी से रहा हूं, कौन सी वेलोसिटी फेंक फेंक बोल रहा हूं, मतलब थ्रो कौन सी वेलोसिटी से कर रहा हूं, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की ज्यादा की स्पीड से। तो वो बोलेंगे कि कौन सा पार्टिकल और कौन सा ऑब्जेक्ट जल्दी एस्केप हो जाएगा। कोई नहीं, सब साथ में, भले ही कोई भी एंगल पे फेंको, सब साथ में ही बाहर निकलने वाले हैं। भले ही तुम किसी को ऐसे सीधा फेंको और किसी को ऐसे टेढ़ा फेंको, साथ में ही निकलेंगे। ओके, देखो ना यहाँ पे कहीं पे एंगल दिख रहा है क्या फॉर्मूला में? एंगल मैटर करता नहीं है, दिख ही रहा है हमें यहाँ पर कहीं पर भी एंगल है नहीं। तो तुम कोई भी एंगल पे फेंको, डज नॉट मैटर। तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन मैटर करता नहीं है। एस्केप वेलोसिटी इतनी होनी चाहिए, कौन सी डायरेक्शन में इतनी वेलोसिटी होनी चाहिए वो नहीं बताया। डन। तो जरूरी नहीं है कौन, हम सर फेंकना है तो ऊपर ही फेंकेंगे ना, लेकिन ऊपर फेंकने के भी बहुत सारे मेथड्स है। तुम सीधा 90 डिग्री पे फेंक सकते हो, फिर तुम से 85 पे फेंक सकते हो, 80 पर, 30 पर, इतना क्रॉस फेंकोगे तो सर कब पहुंचेगा, वो तो हमारे ऊपर है। लेकिन अंडरस्टूड? ओके। तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन भी मैटर करता है। तो देखो मैं थोड़ा लिख देता हूं, तुम भूल मत जाना क्योंकि मैंने यहां नहीं लिखा है। ओके, क्या एक तो ये तो दिखेगा,
एक पॉइंट तो क्या प्लेनेट का, एक पॉइंट किसका, प्लेनेट का। सारे प्लेनेट की डिफरेंट होती है एस्केप वेलोसिटी। अच्छा, फिर एक किसका से एटमॉस्फेयर ऑफ मून, एटमॉस्फेयर ऑफ मून। फिर और क्या पूछ सकते हैं, मैंने क्या बताया, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, यस। और भी कुछ पूछते हैं यार। हाँ, ये देखो, ये फॉर्मूला देखो, ये फॉर्मूला में क्या क्या है, जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एम मास ऑफ द अर्थ जिसकी एस्केप वेलोसिटी की हम बात कर रहे हैं, आर रेडियस ऑफ द अर्थ। तो मैं कौन सा ऑब्जेक्ट फेंक रहा हूं, मतलब मैं पेन फेंक रहा हूं या हाथी को फेंक रहा हूं, डज नॉट मैटर। मास ऑफ द ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं यहां पर, ये तो कट हो गया देखो। तो ऑब्जेक्ट का मास तो है ही नहीं, मतलब अगर मुझे ये पेन को बाहर निकलवाना हो तो पेन की वेलोसिटी भी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होनी चाहिए, और अगर मुझे एलिफेंट को यहां से बाहर फेंकना हो तो भी उसकी वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। मास के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, मतलब ऑब्जेक्ट का मास मैटर ही नहीं करता। यहां से फिर ऐसे क्वेश्चन पूछ ले कि भाई मुझे एक पेन को फेंकना है और मुझे रॉकेट को फेंकना है, तो तुम ऐसा मत बोल देना कि रॉकेट को फेंकने के लिए ज्यादा स्पीड चाहिए, ज्यादा टाइम चाहिए, नहीं, सेम टाइम सेम स्पीड। ओके, मास के ऊपर मैटर करता नहीं है। तुम्हें ऐसे जानबूझ के पूछेंगे कि एक ऑब्जेक्ट है, एक रॉकेट है 2000 केजी का, ओके 2000 केजी का एक रॉकेट है, और दूसरा से रॉकेट के अंदर रखे जाने वाला एक सिलेंडर है जिसका मास है 20 केजी। कहाँ 2000 केजी और कहाँ 20 केजी, दोनों को हम इंडिपेंडेंटली थ्रो कर रहे हैं, तो कौन सा जल्दी पहुंच जाए। दोनों को हम 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड से ही फेंक रहे हैं, दोनों की स्पीड कौन सी है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, दोनों की, 2000 मास वाले की भी और 20 मास वाले की, 20 केजी मास वाले की भी। तो कौन सा पहले निकल जाएगा, कोई पहले वाले नहीं, दोनों साथ में ही निकलेंगे। ऐसा नहीं है कि मोटा है तो उसको टाइम लगेगा, नहीं। देखो यहाँ पे इंडिविजुअल मास तो कैंसिल हो गए, मास है ही नहीं, तो मास के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, नॉट डिपेंडेंट ऑन मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। डन, ये है हाँ चौथा। डन, पक्का समझ में आ गया सब? ओके, तो ये था पूरा का पूरा हमारा एस्केप वेलोसिटी। हमने क्या समझा एस्केप वेलोसिटी? एस्केप वेलोसिटी में हमने समझा कि हमें भागना है। अच्छा, भागना है तो रोक कौन रहा है? अरे यार एक है वो रोक रहा है, कौन है? अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड, अर्थ का ग्रेविटेशन। अरे तो वो कैसे रोक रहा है? अरे यार हम पे फोर्स लगा रहा है। अच्छा, तुम भी उतना फोर्स लगा दो ना तो भाग जाओगे। तुम उतना फोर्स लगा नहीं रहे हो, कोई भी चीज से अगर हमें छूटना है, यहाँ पे तो मतलब ज्ञान आ गया बाहर। अच्छा तो ये अभी मैं सत्संग में थोड़े टाइम पहले सुना था कि कोई बोलते ऐसे पूछा था महाराज जी से, गुरुदेव जी से, कि भाई क्या हमारे, थोड़ा टॉपिक के बाहर है लेकिन अच्छा पॉइंट है, क्या अभी का जो हमारा लाइफ है वो पूरा का पूरा डिसाइडेड है? मतलब बोलते हैं जैसे कि भाई भाग्य तो है, भाग्य में जो होगा वो तो होगा ही, ओके, तो सब कुछ डिसाइडेड है, तो अभी हम करें तो क्या करें? अगर सब कुछ डिसाइडेड ही है तो फिर क्या हमारे करने से और नहीं करने से उसमें कोई फर्क ही नहीं आने वाला? अगर मान लो कि तुम्हें बोल दे कि भाई तुम्हारे 80% आएंगे, तो फिर तुम 90 लाने की प्रिपरेशन थोड़ी करोगे, ओके। और कोई बोलेगा कि तुम्हारे 80% आने वाला है पहले से, ओके, तो वो ना पढ़ने वाला तो वो छोड़ ही दिया, क्यों? मेरे से 80% आने वाला है। अरे भाई ऐसे थोड़ी आएंगे। ओके, तो मतलब हमारा जो भाग्य है, तो भाग्य के अकॉर्डिंगली सब होगा, या हमारा अभी का कर्मा जो है वो भी मैटर करता है? ओके, दोनों है, दोनों है, कर्मा भी मैटर करता है और भाग्य भी मैटर करता है। ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ कर्मा ही मैटर करता है, ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ कर्मा ही मैटर करता है, और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ भाग्य ही मैटर करता है। दोनों होना चाहिए, कर्मा भी भाग्य भी। अगर ऐसा समझो कि तुम्हारे
ऐसे स्क्रिप्चर्स में और ऐसे संस्कृत में ऐसा बोलते हैं, मतलब डेस्टिनी और से एक्शन, इंग्लिश में बोले तो एक होता है डेस्टिनी और दूसरा होता है एक्शन, जो तुम अभी एक्शन कर रहे हो। तो बोल रहे हैं कि अगर पहले हमारा हमसे कोई पाप हो गया हो और वो पाप अभी बाहर आ रहा है, मतलब पाप अपना फल दे रहा है, तो जब पाप फल देता है तो तुम कितनी भी मेहनत करो, मतलब यू आर दी टॉप ऑफ द वर्ल्ड, तो भी किसी को पता ही नहीं चलेगा, यू आर एट द बॉटम, सब लोग तुम्हें गालियां देंगे। अरे तुम इतनी मेहनत कर रहे हो, टॉप ऑफ द वर्ल्ड परफॉर्मेंस कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, लेकिन तुम्हें पॉजिटिव की जगह नेगेटिव चीजें क्यों मिल रही है? तुम्हें सक्सेस की जगह फेलियर क्यों मिल रहा है? क्योंकि अभी वो पाप वाला बाहर आ रहा है इसलिए। और कभी ऐसा भी होगा कि पुण्य वाला बाहर आ रहा है, पॉजिटिव वाला बाहर आ रहा है, उस टाइम पे तुम उतनी मेहनत कर ही नहीं रहे हो जितनी रिक्वायर्ड है, फिर भी वो सक्सेस ही सक्सेस हो रही है। कई स्टूडेंट के साथ भी देखा होगा, कई लोगों के साथ देखा होगा कि उनका ऐसे बिहेवियर, मेहनत देखे तो लगता नहीं है कि भाई इतना होगा, उनको भर भर के मिलता है। क्यों? स्वामी विवेकानंद जी ने बताया था, कभी भी किसी को ज्यादा या कम नहीं मिलता। हम ज्यादा मिल रहा है या कम मिल रहा है वो किसके बेस पे डिसाइड करते हैं? अभी के एक्शन को देख के, लेकिन उसके साथ साथ पीछे का भाग्य भी जुड़ा हुआ है। अगर भाग्य अच्छा है और एक्शन भी अच्छा है तो बल्ले बल्ले, ओके। लेकिन भाग्य अभी बुरा चल रहा है, वो आया हुआ है, और एक्शन तुम्हारा अच्छा हो या बुरा हो, रिजल्ट बुरा ही होगा ऐसा भी नहीं है। अगर वो बुरा आया और तुमने नेगेटिव ही कर रहे हो तो बुरा ही होगा ऑब्वियसली। लेकिन बुरा आ रहा है और तुम अच्छा कर रहे हो तो भी बुरा होगा? नहीं, नॉट नेसेसरी। यही कंसेप्ट लगाओ। कोई तुम्हें, इसीलिए मुझे भी याद आया, ये भाग्य हमें पीछे की साइड खींच रहा है, ये नीचे की साइड खींच रहा है, हमें एस्केप करके चले जाना है, हमें वहां खींच के जाना नहीं है। हमें पता ही है कि ये पाप कर्म है, पाप कर्म तो नेगेटिव ही, हमें पेन देने ही आया है, क्योंकि हमने पहले पाप किया है तो वो तो पेन ही देगा, प्लेजर थोड़ी देगा। तो हमें क्या करना है? एस्केप करके छूट जाना है। तो क्या हम कुछ भी ऐसा कर सकते हैं कि ये हम उसको छोड़ दे? यही चीज करनी है। क्या चीज करनी है? वो जो फोर्स से खींच रहा हो उतना ही फोर्स तुम लगाओगे तो वो तुम्हें खींच नहीं पाएगा। और अगर उससे ज्यादा फोर्स तुमने लगा दिया तो गए, उसका इफेक्ट ही नहीं होगा तुम्हें, भाग गए तुम, एस्केप। भले ही भाग्य बुरा आया है, तुम भाग गए, एस्केप हो गए। क्यों? क्योंकि उसने जितना फोर्स लगाया ना, उससे ज्यादा फोर्स हमने लगा दिया, इसलिए। ये मुझे यहीं से याद आया एक्चुअली, बट ये हमने को रिलेट कर दिया। लेकिन कहने का मीनिंग है, फिर तुम्हें सवाल होगा, सर ये आपने थियरी तो बता दी, ऊपर फोर्स कौन सा लगा है कि उसको हटा के आगे बढ़े? तो फोर्स तो एक ही फोर्स है जो ये भाग्य के फोर्स को काट सकता है। ओके, मतलब बोलते हैं ना, जैसा क्या है वो फ्रेज, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। मतलब जैसा सीड प्लांटेशन करेंगे वैसा काटोगे, मतलब हार्वेस्ट भी वैसा ही होगा। हमने बबूल डाला है तो बबूल निकलेगा, फिर मैंगो नहीं निकलेगा। मैंगो डाला है तो मैंगो ही निकलेगा, फिर केला नहीं निकलेगा। तो डालने के समय हमें मैंगो अच्छा लग रहा था, और फिर डालने के बाद वो 12 साल बाद आया तो अब तो तुम्हें मैंगो पसंद ही नहीं, लेकिन बनाना पसंद है। बनाना नहीं मिलेगा, अभी मैंगो ही मिलेगा, क्योंकि डालने के टाइम पे मैंगो डाला था ना, तब तुम्हें मैंगो पसंद था। अभी तुमने अपनी चॉइस चेंज कर दी, तो फिर पेड़ का थोड़ी गलती है। लाइक दैट, ओके। सो दैट इज, वो थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हम पढ़ लिए, ये याद आ गया, ये मतलब समझ में आ गया। डन, ओके। ये कॉन्सेप्ट एस्केप वेलोसिटी तो हम समझे ही। ये पॉइंट के बेस पे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अंडरस्टूड। एक होता है बाउंड एनर्जी, ओके, एक और नया कंसेप्ट। एक होता है बाउंड एनर्जी। ये बाउंड एनर्जी क्या है? ये हम बोलते हैं ना कि एनर्जी ये नेगेटिव है। कोई भी ऑब्जेक्ट की एनर्जी कौन सी होगी? एक तो मतलब ऐसा समझो कि एक पोटेंशियल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, ऐसा समझो। दो एनर्जी है ऑब्जेक्ट, बहुत सारी होती है लेकिन मेजरली अभी हम दो डिस्कस कर रहे हैं। तो एक पॉजिटिव है, नेगेटिव है। अभी जैसे कोई ऑब्जेक्ट को मैंने रख दिया कहीं पर, चोटी पर, ओके, पहाड़ की चोटी पर रख दिया है, उसके पास काइनेटिक एनर्जी नहीं है, और उसकी पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव में है। क्या, कौन सी है? नेगेटिव में है पोटेंशियल एनर्जी। तो जो सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी हम करेंगे उसका आंसर क्या आएगा? नेगेटिव ही आएगा, करेक्ट। तो जिसकी ये टोटल एनर्जी नेगेटिव हो ना,
उसको बोलते हैं बाउंड एनर्जी। क्या बोलते हैं? बाउंड एनर्जी। मतलब ये बाउंड एनर्जी है क्या? जैसे कि हमारी अर्थ को सन ने पकड़े हुए है, सन ने अर्थ को पकड़ा हुआ है, तो अर्थ की एनर्जी जो टोटल एनर्जी है अभी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी का सम, वो नेगेटिव है। नेगेटिव है मतलब क्या? वो वहीं पे वहीं घूमता ही रहेगा, घूमता ही रहेगा, घूमता ही रहेगा। कब तक घूमता रहेगा? जब तक उसके ऊपर ये जितना नेगेटिव है उतना पॉजिटिव एनर्जी ना दे दे, तब तक वो घूमता ही रहेगा, घूमता ही रहेगा, घूमता ही रहेगा। समझ में आया? सेम वे हमारा एटॉम का स्ट्रक्चर का कंसेप्ट कि इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रोटॉन न्यूट्रॉन, मतलब जहां पे वो हमारे न्यूक्लियस के अराउंड में घूमता ही रहेगा, लेकिन जब ये घूम रहा है तब भी उसकी काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का अगर सम निकाले तो वो कौन सा होगा? नेगेटिव होगा। तो अगर नेगेटिव एनर्जी है मतलब उसको बाउंड एनर्जी बोलते हैं। बाउंड मतलब ऐसे बांध के रखा। ओके, तो बाउंड एनर्जी मतलब क्या है कि उसको बांध के रखा हुआ है। तो भाई उसको जैसे कि हमें Na हो, सोडियम हो और सोडियम प्लस बनाना है Na प्लस, तो हम क्या करते थे? उसको हीट दो सर। तो हीट दो तो क्या होगा कि हमारी उसकी जो नेगेटिव एनर्जी है ना, टोटल काइनेटिक पोटेंशियल की जो टोटल एनर्जी नेगेटिव है, हम हीट देंगे तो वो धीरे 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 जीरो होगी, धीरे 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 पॉजिटिव होगी। जैसे ही जीरो से थोड़े भी तुम बढ़े तो वो एस्केप हो जाएगा, तो वो निकल गया। निकल गया मतलब वो कैटायन बन गया। समझ में आया? तो ये बाउंड एनर्जी का कंसेप्ट है। बाउंड एनर्जी ऐसे जनरली नहीं पूछा जाता, लेकिन पता होना चाहिए। अंडरस्टूड? तो उसके लिए जैसे कि हमने देखा सन और अर्थ के बीच का लाइक दैट रिलेशनशिप, और से न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का रिलेशनशिप। तो इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमता ही जा रहा है, घूमता ही जा रहा है। हम बोलेंगे कि भाई तू निकल जा, तो वो निकलने वाला नहीं है। कब तक नहीं निकलेगा? क्योंकि उसकी टोटल एनर्जी जो है वो कौन सी है? नेगेटिव है। अगर टोटल एनर्जी उसकी पॉजिटिव होती तो वो निकल सकता था, लेकिन टोटल एनर्जी पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव। अंडरस्टूड? तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ एस्केप वेलोसिटी। समझ में आ गया? पक्का?